प्रश्न नंबर 1, विलयन ए में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 और विलयन बी में अम्ल और जल का अनुपात 8:7 है। ए के 4 लीटर को बी के 7 लीटर से मिलाया जाता है। इसमें 1 लीटर अम्ल भी मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल का प्रतिशत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी। अम्ल मतलब एसिड और जल मतलब वाटर। एसिड और वाटर का रेशो है 2:3 और यहाँ पर बी में है 8:7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे 3 और 2 5 है, यहाँ पे 8 और 7 15 है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 5 है और ये कितना है 15। तो 5 × 3 होता है 15। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 लिख दो और ये हो गया 9। 6 9 8 7। अब ये हमारा हो गया रेशो। अच्छा, रेशो 6 9 है और 8 7 है, इतना तो समझ आ गया। इसका मतलब यहाँ से मैंने 4 लीटर निकाला और यहाँ से मैंने 7 लीटर निकाला। 4 लीटर और 7 लीटर में एसिड और वाटर का रेशो कितना होगा, एसिड रेशो वाटर। देखो 4 लीटर में टोटल अगर 15 होता, 15 में से 6 एसिड है और 9 वाटर, तो 4 गुना में 6/15 ये एसिड हो गया। और वाटर कितना हो गया 4 गुना में 9/15। अब मुझे पता है इनमें सबके नीचे 15 तो है ही, मैं अब वो लिखूँगी नहीं, सीधा सीधा मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि अब हमने टोटल इक्वल कर दिया है। ये भी 15 और ये भी 15। 6 4 24, 4 9 36। फिर 7 लीटर निकाला यहाँ से, 8 7 56 और 7 7 49। और इन सब के नीचे 15 भी है, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं अपना क्वेश्चन ईजी करने के लिए। अब इन दोनों को मिलाया है तो टोटल एसिड और वाटर का रेशो कितना है, 6 4 10, 5 6 7 8। यहाँ पे 80 और यहाँ पे 9 और 6 15 का 1, 4 और 3 7 और 1 8, 80 और 85। लेकिन नीचे अब हम 15 लिख देंगे, क्योंकि 15 तो था ही ना, बस हमने लिखा नहीं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 80/15 रेशो 85/15, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा हमने 1 लीटर एसिड और मिला दिया। अब ये हो गया टोटल एसिड। एलसीएम ले लो 15 काटने से पहले। 80 + 15/15 रेशो 85/15। अब 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये हो गया 95 रेशो 85। काटो 19 और ये हो गया 17। तो बस हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है एसिड का परसेंटेज, तो 19 है और टोटल कितना है 19 और 17 36। 38 लिख दिया बाई मिस्टेक, 36 इंटू में 100%। बस 4 9 36, 4 25 100। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 2 50, 500 हो गया। 500 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 20 - 1, तो इसलिए 25 × 20 - 25 कितना हो गया 475/9%। आंसर आया 9 5 45, बचा कितना 2, 9 2 18, 52 पॉइंट समथिंग, एक ही है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अरुण का मासिक व्यय मतलब खर्च 36,960 है, जो उसकी मासिक आय से 16% कम है। यदि उसकी मासिक आय में 24% की वृद्धि होती है और मासिक बचत में 20% की वृद्धि होती है तो उसका नया मासिक व्यय आरंभिक मासिक व्यय से कितना अधिक होगा। पूरा पैसों में बताना है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, इनकम 60, अरुण की मासिक व्यय इतना है जो उसकी मासिक आय से 16% कम है। अच्छा, अगर इनकम 100% है तो एक्सपेंडिचर कितना है 16% कम, मतलब कि 84%। तो सेविंग कितनी है, सेविंग 16% है और 84% कितना है 36,960। ये है आपका एक्सपेंडिचर, यही दिया उन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं, मासिक आय में 24%, ये हमारा 24% बढ़ गया। 100% का 24% मतलब कितना हो गया 124%, है ना। अब मासिक बचत में 20% की वृद्धि होती है, 16 का 20%, देखो 16 का 10% 1.6, तो कितनी बढ़ गई 16 का 20%, 16 × 20/100, बस 16 2 32, 3.2% की इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर।
और ये 124% है ना, तो एक तरह से 24% का इंक्रीज़ हुआ है। देखो 24% इंक्रीज़ होने पे हमारी सेविंग कितनी बढ़ रही है, 3.2%। तो बाकी का क्या बढ़ रहा है, बाकी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 24 में से 4 माइनस किया 20.8%, 20.8% हमारा क्या बढ़ गया, एक्सपेंडिचर। बस 84% की वैल्यू हमें पता है, 20.8% की वैल्यू निकाल लेंगे। बस 84% इज इक्वल्स टू 36,960। तो 20.8% इज़ 36,960 अपॉन में 84 इंटू में 20.8, पॉइंट हटा के नीचे 10। अब यहाँ पे हम काट पीट मचा देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 36.96, 36, ये पॉइंट नहीं था, ये कॉमा था, अपॉन में 84 इंटू में 208/10, 0 से 0, कितना हो गया, ये 7 से काट देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 5 ज़ा 35, बचा 1, कितना हो गया 19। 19 को अगर हम 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 5, 7 8 ज़ा 56। अब फिर 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, कितना हो गया 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 2, 3 7 ज़ा 21, बचा कितना 1, 3 6 ज़ा 18। आंसर आया 176 इंटू 52। अब देखो 6 2 ज़ा 12, यूनिट डिजिट 2 तो सबका है। अब आंसर कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट से करेंगे। अब 176 इंटू 52, 176 कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 मतलब 5, 5 और 2 मतलब 7, 7 5 ज़ा 35, 35 का मतलब 8। जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है वही आंसर है। 5 6 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यही आंसर है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी ए से 20% कम कार्यकुशल है। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी के साथ मिलकर मूल कार्य के 11/12 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। बी ए से 20% कम कार्यकुशल है, मतलब एफिशिएंसी की बात करें, ये हो गया बी। 20% मतलब 1/5। बी ए से कम है, मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 हुई, यही बोल रहे हैं। बी ए से 20% कम कार्यकुशल है, मतलब 20% कम एफिशिएंट है। अब ए और बी मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, वो तो बाद में देखते हैं, पहले हम ले लेते हैं टोटल 24 5 से। देखो ए 24 दिन तक काम कर रहे हैं और रोज़ 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम हो गया, 120 यूनिट। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। उन्होंने कितने दिनों तक काम कर दिया, 4 दिन तक, तो 9 4 ज़ा 36 यूनिट काम हो चुका है। तो 36 माइनस कर दो 120 में से, 120 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84 यूनिट काम अभी करना बचा है। बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को अब 14 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब सी भी आया एक, और हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर दिया, 14 दिनों में। इसका मतलब 14 से डिवाइड कर दूंगी तो बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माना सी की एफिशिएंसी एक्स है, तो बी और सी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 4 जमा एक्स, कितने दिनों तक काम किया, 14 दिनों तक, बस बराबर 84। कितना काम किया, 84, 14 7 ज़ा 84, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, मतलब सी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। अब उन्होंने क्या बोला, ए बी और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 11/12 भाग को, 11/12 का क्या मतलब है, 120 गुना में 11/12, ये हमारा टोटल काम है। अब जो हमें करना है उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, डिवाइड कर दो इन तीनों की एफिशिएंसी से, 5 और 3 9, 9 और 3 12, 12 से डिवाइड कर दो, बस 12 10 ज़ा, देखो 14 5 ज़ा 70, 14 6 से 84 होता है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, 6 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 4 2, अगर ये 2 आएगी तो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 से डिवाइड होगा, है ना, गलती समझ आ गई,
11 से 11 कट गया, आंसर आया 10 दिनों में। तो टोटल वर्क का 11/12 भाग कब हो जाएगा? 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 540 है। 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 330.48 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य पर 2X% की एकल छूट देकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें तो सबसे पहले X की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो 540 है, उस पर 20% का डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5। अगर मैं 5 पे 1 का डिस्काउंट दूंगी तो कितना वैल्यू मुझे मिलेगी? 4। तो बस ऐसी 10% का मतलब कितना है? 10 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 9 की वैल्यू मिल रही है। और X% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 100 में से 100 माइनस X वैल्यू मिल रही है, क्योंकि X का तो डिस्काउंट दे दिया। बराबर है 330.48 है, तो पॉइंट हटा के नीचे 100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। 33048 और इन सबको काटना पीटना शुरू करो। 9 1 9, 8 4 12, 12 और 6 18, तो 9 की टेबल में तो 100% आता है ना। 9 3 27, बचा कितना? 6। 60 से पहले 9 6 54, बचा कितना? 6। 9 7 63, बचा कितना? 1। 9 2 18, अभी भी ये 9 से जाएगा। 9 6 54, फिर 9 4 36, ना जाने की 0। 9 8 74, अब ये जाएगा, देखो 2 से भी जाता है और 8 4 12 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी जाएगा। 6 1 6, कितना आया ये? 6 6 36, बचा कितना? 4। तो 6 8 48, बस फिर 4 से जाएगा। 4 1 4, बचा कितना? 2। 4 7 28, तो 100 माइनस X बराबर है, ये 5 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 17 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 85। तो X की वैल्यू आ गई 15, मतलब X जो है वो 15% का डिस्काउंट है। X की वैल्यू आ गई 15। अगर X 15 है तो 2X कितना हो गया? 30% का डिस्काउंट है ना। तो अब हमारा अंकित मूल्य कितना है? मार्केट प्राइस कितना है? 540। उस पर हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 30% का। तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 70%, तो 7/10 हो गया, बस 0 से 0 कट गया। आंसर आएगा 7 4 28, सीधा सीधा जिसकी लास्ट में 8 है वही आंसर है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 वर्ष पूर्व अनिल और बंधु की आयु में अनुपात है इतना। देखो 4 वर्ष पूर्व, इसलिए मैंने लिख दिया -4। ये अनिल है और ये बंधु है, इनका अनुपात था 3/4। और अब से, ये अब है प्रेजेंट, अब से 8 वर्ष बाद +8 लिख दिया, तो अब उनकी आयु का अनुपात है 5/6। अच्छा देखो 3 और 4, यहाँ पर भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है। अगर ये गैप बराबर नहीं होता तो पहले तो हम ये गैप बराबर करते। अच्छा ये गैप तो बराबर है, ये काम तो हमें करना नहीं। आज से 4 साल पहले और आज से 8 साल बाद, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 का, है ना। 12 सालों का गैप हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पर गैप कितना है? 2 का। तो हम भी 12 का बना लेते हैं। कैसे? 6 से मल्टीप्लाई करके। ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी पूरा 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का योग, अभी भाई कोई भी एक एज निकालो। 6 3 18, 6 4 24, ये 4 साल पहले की एज है। अब की एज कितनी हो गई? 18 और 4 22, 24 और 6 24 और 4 28, बस 22 और 28 आ गया। आंसर कितना आया? 8 2 10 का 1 50, बस 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आधार त्रिज्या 10.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाली एक खाली बेलनाकार टंकी में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पाइप के माध्यम से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। टंकी का 80% भाग कितनी देर में भरेगा? देखो जितनी भी देर में भरेगा दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी ना। जितना पानी वहाँ से आ रहा है वही तो टंकी में जा रहा है। तो पहले तो हम निकालते हैं दोनों टंकियाँ। पाइप भी बेलनाकार होता है, मतलब सिलेंड्रिकल होता है, और टंकी भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, तो हमारी इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 80% की बात करें तो 8/10 तो पहले लिख दो। इंटू में वॉल्यूम क्या होता है? पाई। आर कितनी है? ये रहा, पाई की जगह ये हैश लग रहा है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 10.5 इंटू 10.5 इंटू में हाइट। ये तो हो गई हमारी टंकी जिसको भरना है। और दूसरा ये क्या है? हमारा पाइप। पाइप भी बेलनाकार है, तो 1 घंटे में, समझ लो 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है? 1 घंटा है ना ये। पाई आर कितनी है? 7/100, क्योंकि मीटर में लिखेंगे, सब कुछ मीटर है। इंटू में 7/100। हाइट कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
मतलब कि हाइट हो गई 5000 मीटर, ये हाइट हो गई। कोई डाउट इतनी सी बात में? लेकिन ये तो 1 घंटे में है ना, हमने मान लिया x घंटे तक भर रहा है पानी, तो इंटू में x। अब ये दोनों वॉल्यूम बिल्कुल बराबर है। अब सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये वाली 1 0 से यहाँ पे कट गया। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 की टेबल में 105 आता है, मुझे पता है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। फिर 5 एकम 5, 5 थे 15। बस सब कुछ कट गया है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? देखो यहाँ पे 8 15 अट्ठे 15 8 ज़ा 120, तो ये हो गया 3 इंटू 120 इंटू में 4/10 इंटू 10। 1 0 से 1 0 कट गई, बस मल्टीप्लाई करने। 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, 144/10 कितना हुआ? 14.4। यही आंसर है। देखो इसमें हमें क्या दिया है, एक पाई चार्ट दिया है और उसमें बोला है कार्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या 240 है, मतलब बी में 36 डिग्री इज़ रिप्रेजेंटिंग 240, है ना। तो 1 डिग्री कितना होगा? 240/36, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 20/3। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 20/3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्यालय ई में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 6:7 है, सी में 8:11 है, और ए में जितने भी कर्मचारियों की संख्या है वो सी और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हम सी और ई में सबसे पहले तो निकाल लेते हैं मेल एम्प्लॉयज़। सी में कितने हैं? 68.4, 68.4 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई में कितना है? 93.6 डिग्री। तो आपको पता है 1 डिग्री की वैल्यू 20/3 है, तो 68.4 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 20/3 इंटू 68.4, पॉइंट हटा के 10 नीचे, इंटू में रेशो कितना है? 8:11, मतलब 8/19, प्लस 20/3 इंटू में ई की वैल्यू कितनी है? 93.6, पॉइंट हटा के 10 नीचे, और इसमें रेशो कितना है? 6:7, मतलब 6/13। 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19, बचा कितना? 3 19 2 ज़ा 38। आंसर आ गया 8 2 ज़ा 16, 16 12 ज़ा 160, और 16 2 ज़ा 32, 192 आ गया। 16 12 ज़ा 192, 192 लिख दो यहाँ पे सीधा सीधा, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 13 2 ज़ा 26, बचा कितना? 5, 13 4 ज़ा 52। मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 12, 240 प्लस 48, कितना हो गया? 8 का 8, 4 4 8, 2 288, 288 कितना हुआ? 8 और 2 10 का 1, 9 और 9 18 का 1, 2 और 1 3 4, 480 मेल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ए कितना रिप्रेजेंट करे? 90 डिग्री। हमें पता है 1 डिग्री 20/3 है, तो 1 इंटू 90 कितना है ये? बस 1 इंटू 90, 20 इंटू 30 कितना होता है? 600। 600 है ए में, और मेल एम्प्लॉयज़ है 480। कितना ज़्यादा है? 120, 120 इज़ द राइट आंसर। ए में 120 ज़्यादा है एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 220 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्तियों को 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से 9 गुना अधिक है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपको पता चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन ऐसे चल रही है, व्यक्ति ऐसे चल रहा है, तो इफ़ेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों की स्पीड का प्लस, जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 220, टाइम है 15, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू स्पीड। हमने मान लिया आदमी की स्पीड है x, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 9x। तो टोटल स्पीड कितनी होगी? इफेक्टिव स्पीड में प्लस होगा, 9x प्लस x कितना हो गया? 10x।
10x। लेकिन ये हमने माना था किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि उन्होंने हमसे किलोमीटर पर आवर ही पूछा है, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। बस अब ये दोनों इक्वल हो गए, सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, बस और तो कुछ कट नहीं रहा, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 22 इंटू 6 अपॉन में 5 5 ज़ा 25, 22 इंटू 6 कितना होता है, 6 2 ज़ा 12 का 1, 6 2 12 13, 132/25। लेकिन क्या हमसे x की वैल्यू पूछी है, ये तो x की वैल्यू है, हमसे पूछे ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल कितनी है, 9x, इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 9, है ना। तो अब आएगा आंसर हमारा। अब अगर मैं इंटू में 9 करती हूँ तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। क्या करेंगे इसको, 9 2 ज़ा 18 का 1, 9 3 ज़ा 27 और 1 28 का 2, 9 1 ज़ा 9 10 11 1188 अपॉन में 25, डिवाइड करो, 25 4 ज़ा 100, बचा कितना 18, 188 से पहले क्या आता है 25 के टेबल में 150 आएगा, किस पर आएगा 6 पर 46 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो किसके पास है 48 के पास, यही आंसर है। 50 हो नहीं सकता, आ रही है बात समझ, 50 हो नहीं सकता, इसलिए यही आंसर है। 150 नहीं आएगा, 175 आएगा, 188 से पहले 175, वो किस पर आएगा 7 पर, 47 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, इसका मतलब आंसर 48 है। अब क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे हमें बोला है ए और बी ने अपनी पूंजी को, अब ये रेशो इक्वल क्लियर नहीं है, अगर रेशो क्लियर होता तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे, देखो मैं आपको मेथड बता देती हूँ। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो हमेशा उस रेशो में होता है कि हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितने महीनों के लिए की। समझ लो अगर ये 3:5 ही होता तो क्या करते, पहले जो कैपिटल है वो तीन कैपिटल 6 महीनों के लिए और 5 कैपिटल 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट करी, ठीक है। उसके बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/3 की वृद्धि की, 3 का 1/3 कितना होता है 1, तो 3 से उसकी कैपिटल हो गई 4 गुना 6 प्लस, और बी ने अपनी पूंजी का 25% कम कर दिया, 25% मतलब 1/4, 5 का 1/4 कितना हो गया 5 का 1/4 1.25, तो 5 में से उसने 1.25 कम कर दिया, कितना बचा 3.75 इंटू 6, ऐसे करके रेशो को अब इसमें 6 कॉमन लेके काट देंगे, रेशो में निकाल लेंगे, जो रेशो आएगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। लेकिन ये यहाँ पे आप इसको मत समझना यही आंसर है, यहाँ पे हमें रेशो क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, मतलब 2500 है। अब इसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8% बढ़ जाता तो उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए कि 10% का लाभ हो। तो देखो क्या बोल रहे हैं वो, मार्क प्राइस है 2500, मार्क प्राइस कितना है 2500, और उस पर कितने % की हम छूट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं हम 25% की। इसका मतलब 2500 का 25% की छूट देने के बाद का क्या मतलब है, 75% हमें मिल रहा है। 2500 का 75% बराबर है 10% की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सीपी का 90%, 90% ऑफ सीपी, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख दो, 90/100 सीपी, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 25 ज़ा 75, बस आंसर सीपी आ गया, 25 25 ज़ा 625, 6250/3, ये हमारा आ गया सीपी। अब उन्होंने बोले यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8% बढ़ जाता, अगर सीपी ये नहीं है, सीपी अगर ये होता 6250/3 इंटू 8% बढ़ रहा है, 8% मतलब 4%, 1/25, 8% 2/25, मतलब अब 25 की जगह 27 हो जाता है ना, तो 27/25, 3 9 ज़ा 27, 25 25 ज़ा 625, अब सीपी ये ना रह के ये हो जाता 25 9 ज़ा 225, 2250 हो जाता सीपी। तो उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए कि 10% लाभ हो। अब हमें नहीं पता कितनी छूट दे रहे हैं, लेकिन अब हमें सीपी भी पता है और हमें मार्क प्राइस भी पता है,
तो हमें क्या निकालना है, छूट निकालने, कितनी छूट देनी चाहिए। और आप एक बात देखो, उन्होंने रुपए में पूछा है ना कि परसेंटेज में। तो 2500 में से हम जितने की भी छूट दे रहे हैं वो घटा दिया, बराबर हमें मिलेगा कितना है, एसपी। एसपी क्या होता है दोस्तों, अब ये हमारा सीपी है, इस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110/100, है ना। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 225 गुना 11 कितना होता है, 5 का 5, 5 2 7, 2 2 4 और 2 का 2। बस ये इधर घटा में आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 25 रुपये। 2500 में से 2475 घटा दिया, आंसर आया 25 रुपये। देखो बहुत इजी था, इसमें हमने क्या किया, पहले जितने में हमने सामान बेचा है वो, और सीपी के हिसाब से जो एसपी निकाला उन दोनों को इक्वेट कर दिया, सीपी की वैल्यू आ गई। फिर उन्होंने बोला सीपी 8% बढ़ जाता है, हमने 8% बढ़ा के फिर सीपी की वैल्यू निकाली। बस अब उसमें से जो उन्होंने बोला रुपए में निकालो, तो ये मार्क प्राइस है, उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया। डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमने सीपी के रिस्पेक्ट में लिख दिया। सीपी के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी का 110%, वही हमने लिख दिया बस, और इक्वेट कर दिया। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।